कैसे एक स्टेट में बीजेपी जूनियर से सीनियर पार्टनर बनती है और सीनियर पार्टनर को खत्म करती है। जैसे बिहार में अगर जदयू का प्रभाव कम हो रहा है और बीजेपी का बढ़ रहा है तो जदयू की जिम्मेवारी है। बिहार चुनाव में बहुत बार बोला गया कि कांग्रेस जो बिहार का यूनिट है वो लालू प्रसाद यादव ही चलाते हैं। देखिए, कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी भी बहुत पावरफुल है और उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं सबको मैनेज करने के लिए। कांग्रेस जो नजरिया रखती है जूनियर पार्टनर्स की तरफ और बीजेपी जो नजरिया रखती है उसमें उसमें बहुत फर्क है। शरद पवार एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अडानी के करीब हैं, वो तो जब जाहिर है। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है शशि जी और मैं और शशि जी साथ में एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के साथ जो पार्टीज एक टाइम पे सीनियर पार्टनर होती थी स्टेट्स में, जैसे शिवसेना है, जेडीयू है, इवेंचुअली वो बीजेपी के जूनियर पार्टनर्स बन जाते हैं एंड धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि उनकी स्टेट पॉलिटिक्स से प्रेजेंस कम होने लगी, स्टेट पॉलिटिक्स में पावर कम होने लगी। हमारे पास इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन स्टेट बाय स्टेट जाके वो एनालिसिस करेंगे। तो पहले अभी चर्चा करते हैं शशि जी बिहार की। बिहार में जेडीयू हमेशा बीजेपी के सीनियर पार्टनर की तरह ट्रीट होता था। नीतीश जी सीएम फेस रहते थे। पिछले चुनाव में भी नीतीश जी सीएम फेस बन के जीते चुनाव और सीएम है अभी बिहार के। बट पिछले चुनाव से ऐसा इंडिकेशन मिल रहा था कि अब बीजेपी सीनियर पार्टनर है, जेडीयू जूनियर पार्टनर है। नंबर ऑफ सीट्स में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे नीतीश जी को जब राज्यसभा भेज दिया गया, ऐसा लग रहा है कि जेडीयू का प्रेजेंस बिहार में कम हो रहा है और पावर कम हो रही है। तो जेडीयू के थ्रू एक बार आप समझाइए कि कैसे एक स्टेट में बीजेपी जूनियर से सीनियर पार्टनर बनती है और सीनियर पार्टनर को खत्म करती है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी किसी जूनियर पार्टी को खत्म नहीं करती है, बीजेपी अपना प्रभाव बढ़ाती है। उस प्रभाव बढ़ाने के क्रम में अगर छोटी पार्टी का प्रभाव कम होता है तो उस पर बीजेपी ध्यान नहीं देती। वो बीजेपी का जिम्मा नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, वो उस पार्टी का जिम्मा होना चाहिए। जैसे बिहार में अगर जदयू का प्रभाव कम हो रहा है और बीजेपी का बढ़ रहा है तो जदयू की जिम्मेवारी है उसका प्रभाव कम ना हो। देखिए, बिहार में अगर आप बात करें तो बीजेपी जदयू जब से लड़ रहे हैं तब से एक तरह से क्लियर था कि बिहार में दोनों पार्टी को नीतीश कुमार मिलकर चलाएंगे और सुशील कुमार मोदी के बाद और जब आरजेडी के साथ इनका अलायंस बना जदयू का, और फिर उसके बाद मोदी जी का जब उदय हुआ और मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस चुनाव में बीजेपी मैक्सिमम लोकसभा की सीटें जीती थी। और फिर उसके बाद आरजेडी और जब ये मिलकर लड़ते हैं तो ये विधानसभा जीतते, जितना ही था जब आरजेडी और जदयू मिलेगा तो। और फिर लेकिन उसके अगले चुनाव में जब बीजेपी और ये मिलकर लड़ते हैं तो जदयू 50 के नीचे आती है। उस समय कहीं ना कहीं ये चलता है कि बीजेपी ने ही इनको हराने का प्रयास किया थ्रू लोजपा, चिराग पासवान जी के थ्रू। लेकिन इस चुनाव में फिर बीजेपी नीतीश कुमार का आती है, एक नारा लगता है 25 से 30 नीतीश से भी। लेकिन ये एक तरह से क्लियर था कि बीजेपी अपना सीएम बनाने की ओर जा रही है और उसने माकूफ समय देखा जब नीतीश कुमार का हेल्थ सही नहीं है। अब अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी बीजेपी की पद चिन्हों पर चलेगी तो डेफिनेटली बिहार में खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक वैसे चलेगी जैसे पहले चली है कि भाई मुझे अपनी पार्टी बढ़ाना है, अगर मुझे आरजेडी के साथ भी जाना होगा अपने एमएलए बढ़ाने के लिए तो मैं चला जाऊंगा, मैं सब कुछ नहीं करूंगा। तो ये डिपेंड अब जदयू के ऊपर करता है कि वो बढ़ाना चाहते हैं अपनी पार्टी को या वो चाहते हैं कि बीजेपी बढ़े, हम खत्म हो जाए। नहीं तो इसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शन अगर देखे कि कांग्रेस जिस तरह से ऑपरेट करती है, कांग्रेस को एक तरह से इस बार बिहार चुनाव में बहुत बार बोला गया कि कांग्रेस जो बिहार का यूनिट है वो लालू प्रसाद यादव ही चलाते हैं। तो क्या एक समय था जब बीजेपी का बिहार यूनिट भी नीतीश जी चलाते थे? एक तरह से कह सकते हैं, जब सुशील कुमार मोदी थे तो नीतीश कुमार जी और उनके थ्रू दिल्ली में और भी लोग थे जो मिलकर चलाते थे। देखिए, कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी भी बहुत पावरफुल है सेक्टर में और उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं सबको मैनेज करने के लिए। तो इस कारण भी बीजेपी अपनी पार्टी को बढ़ा सकती है, ये भी समझना। बट 2004 से 2014 कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। 9 में कांग्रेस बहुत अच्छी मेजोरिटी लेके मनमोहन सिंह आए थे, तब क्यों उन्होंने वो एक इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह पॉलिटिकल पीएम नहीं थे और कांग्रेस के अंदर जो लोग लीड कर रहे थे, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो ना कहीं एक लिबरल फौज की जमात थी। आप ये समझिए अगर संजय गांधी होते उस कांग्रेस में, डेफिनेटली आप देखते कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट में
कांग्रेस बढ़ी हुई मिलती है, क्योंकि कांग्रेस 22 लोकसभा की सीटें जीत गई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद अपनी पार्टी अब नहीं बढ़ा पाए। तो आप 22 जब उत्तर प्रदेश में जीत सकते तो बिहार में भी आप जीतते अच्छी सीट। कहीं ना कहीं आप एक तो मानोगे कि जो कांग्रेस, बहुत सारे ऐसे वोटर जो कांग्रेस को तो वोट दे देंगे बिहार में, लालू यादव को नहीं देंगे। तो एक तो एक अलग मसला है। अभी चूंकि हम बीजेपी में बात कर रहे थे, इस पर हम बात अगर कर ले तो मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम स्टेट में ये देखता हूँ कि बीजेपी अपने शर्तों पर लाइस को लेकर चलना चाहती है। आप इनकी शर्तों के साथ चलेंगे तो बचे रहेंगे, शर्तों के साथ नहीं चलेंगे तो आपको धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। जब तक आपको जरूरत है उतना ही आपको साथ रखा जाएगा, जैसे आपकी जरूरत कम होगी टाटा बाय। नहीं, तो मैं इस वजह से कांग्रेस से कंपैरिजन कर रहा हूँ, नोइंग कि कांग्रेस पिछले 15 साल से पावर में नहीं है, कि कांग्रेस भी एक टाइम पे सेंटर में बहुत मजबूत होती थी, 2 बार लगातार उसकी गवर्नमेंट चली है, बट कांग्रेस जिस जो नजरिया रखती है जूनियर पार्टनर्स की तरफ और बीजेपी जो नजरिया रखती है उसमें थोड़ा उसमें बहुत फर्क है। 90 के पहले की जो कांग्रेस थी वो आज की बीजेपी वाली नजरिया रखती है, 90 के बाद की जो कांग्रेस है वो एकदम अलग है। हाँ, अब चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक समय ये था कि हमें सुनने में आता था कि बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर्स बाहर बैठे रहते थे, बाला साहब लिख के भेज देते थे ये वाली सीटें आपकी, और बस वहीं से उनका टाटा बाय बाय हो जाता था, उनको अंदर मिलने तक नहीं बुलाया जाता था। वो समय था जब शिवसेना इतनी मजबूत थी, बीजेपी इतनी कमजोर सी, से ये समय आ गया है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हो गई है। चाहे आप विधानसभा देखें, जिला परिषद, यहाँ भी आपको गौर करना होगा ना, जब बीजेपी ने लगातार मेहनत की और उद्धव ठाकरे के मसला में उद्धव ठाकरे क्यों फंसे, जब वो सीएम पद के लिए तैयार होंगे, अगर वो सीएम पर अंगा नहीं डालते और बीजेपी का सीएम होता तो उनकी पार्टी बची होती। आप ये देखिए, बट वो सीएम नहीं होते, वो सीएम नहीं होते, बस उनको अपना सीएम पद छोड़ना था। उन्होंने सीएम की रट लगाई तो उनकी भी पार्टी गई और इधर अजीत पवार भी गए। तो आप जब क्योंकि शरद जो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने कौन थे, शरद पवार, फॉर्मूला तो शरद पवार ने दिया था कि कांग्रेस और हम मिलकर उद्धव ठाकरे को सीएम बना देते हैं अगर बीजेपी कमजोर करना है तो वहां भी बीजेपी ने क्या बोला, अपनी शर्त लगाया, भाई आप सीएम मत हो, हमें सीएम रहना, आप मातोश्री से लीड करो। तो धीरे धीरे जब बीजेपी की पावर बढ़ी तो उसने अपनी शर्त लागू की महाराष्ट्र में, कब हमारी शर्त चलेगी, हम उस शर्त के आगे नहीं जीत गए तो आपकी पार्टी टूट गई। नहीं, मैं इसमें ये चीज भी देखिए कि महाविकास आघाड़ी के पास अभी हार्डली कोई सीट है राज्यसभा की, उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने सहमति दे दी है कि शरद पवार जी का ही नाम आगे जाए महाराष्ट्र से। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि एमएलए नहीं टूटेंगे। शरद पवार का नाम देने से क्या होगा, उद्धव ठाकरे के एमएलए तुमको वोट करेंगे, एनसीपी के साथ जो शरद पवार के एमएलए वो करेंगे, हो सकता है कुछ अजीत पवार के भी 2 एमएलए कर दे वोट शरद पवार को, और दूसरी तरफ कांग्रेस के एमएलए करेंगे ही, तो बीजेपी एमएलए। और शरद पवार एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो अडानी के करीब हैं, वो तो जग जाहिर है। तो शरद पवार इज आल्सो कैंडिडेट ऑफ अडानी और बीजेपी कांट बी कैंडिडेट अगेंस्ट अडानी। ओके, तो यहाँ पे शिवसेना के साथ ऐसा हुआ। अब एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे सीएम थे महाराष्ट्र के, ये वाला जो चुनाव है वो भी एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में ही लड़ा गया, क्योंकि पहले तो अनाउंस नहीं हुआ कि सीएम नहीं रहेंगे एकनाथ शिंदे। एक मराठा सीएम के अंडर आपने चुनाव लड़ा, लाडकी बहना का पूरा क्रेडिट आपने लिया, जो एकनाथ शिंदे की स्कीम है लाडकी बहना, और उसके बाद आप जीते, ज्यादा सीटें लाए और आपने अपना सीएम बना दिया। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और हमने हर जगह बोला था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। अगर बीजेपी की सीटें इतनी जीत जाती है और हाफ सीटें होती है, नहीं हाफ होना ही था कि ज्यादा सीटें बोलर कौन रहा था, एकनाथ शिंदे सीएम नहीं होंगे। और अब एकनाथ शिंदे जी को समझ में तो उनकी गलती है। बीजेपी के एक फंडा क्लियर है, बहुमत के क्लोज अगर पार्टी गई मेरा सीएम होगा। बट ये दोनों सीटें जिसका चुनाव पिछले 1 सवा साल में ही हुआ है, दोनों स्टेट्स में ऐसा दिख रहा है कि सीएम फेस कोई और, किसी और के नाम पे आप चुनाव जीते, किसी और के नाम पे आप सीटें लाए। हाँ, ऐसा नहीं है बीजेपी अगर 90 सीटें लाई है उसमें एकनाथ शिंदे का कोई वोट ट्रांसफर। लोकतंत्र का तो यही है। आप रेखा गुप्ता का नाम पर अगर दिल्ली लड़ते केजरीवाल के सामने तो क्या होता, आप अगर भजनलाल शर्मा जी के सामने लड़ते, गलोतोड़ से भजनलाल शर्मा बनाते, वसुंधरा को आप नाप लाख कुछ भी बोल दीजिए पर वहां वसुंधरा जी का एक वोट है। तो वो तो लोकतंत्र का यही है कि आपको भाई आपके जनता वोट करती है एक एमएलए को, सीएम को वोट नहीं करती है। जनता वोट करते एक एमपी को, पीएम को वोट नहीं करती है, फिर वो एमएलए सीएम चुनते हैं। एमएलए जिसको सीएम बना ले, रूल तो यही है। तो हम उसमें कर क्या सकते।
ठीक है। इस बिहार और महाराष्ट्र के अलावा कुछ स्टेट्स आपके दिमाग में आती हैं जहां पे ऐसे सिचुएशन शिफ्ट हुआ है? सब जगह से तो आप पंजाब देख लीजिए, जिस अकाली के साथ बीजेपी अलायंस करने का सोच सकती है, आज वो अकाली के लीडर को अपने पार्टी में मिला रही है, तो वो अकाली को कमजोर कर रही है। आप हरियाणा में नीलो को ले लीजिए, नीलो बड़ी पार्टी थी, सही बात। वो बीजेपी के साथ गए, फार्म आंदोलन के बाद वो पार्टी खत्म हो गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, आज वो कहीं नहीं है। और बीजेपी ने जेजेपी से भी अलायंस करा था पिछली बार, अब जेजेपी कहीं खत्म हो गई। वही जेजेपी की बात, सॉरी में जेजेपी बात बता रहा हूँ। नहीं, आईएनएलडी के साथ भी पहले थी। हाँ, और जेजेपी भी वहाँ अकाली को कमजोर कर ही रही है। आप अगर महाराष्ट्र में देखें तो अजीत पवार सत्ता में है, पर पुणे नगर पालिका में देख लीजिए क्या हुआ। पुणे नगर पालिका में बीजेपी आई, वो और पिंपरी चिंचवाड़ जो थी वहां भी वो अजीत पवार को छीने। तो आप आज अगर एक किसी रीजनल पार्टी को एडवाइस कर रहे हैं, इंडिया में रीजनल पार्टीज भी डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनल पार्टीज एक डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का, तो उनको सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा? ये नेशनल फोर्सेस के दबाव में ना आए, खत्म ना हो जाए। सिंपल कि आप कांग्रेस के साथ हो या बीजेपी के साथ, आप जिसके साथ आपकी पॉलिटिक्स सूट करती है और जिसके साथ आप जीत सकते हो उसके साथ अलायंस में जाओ। लेकिन आप खुद भी देखो कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप पूरी अपनी आइडियोलॉजी, पूरी अपनी चीज आप मत छोड़ दो एक राष्ट्रीय पार्टी पर। आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी कैंपेन कर रहे थे, बीजेपी के फायरमैन लीडर हैं, उनका शिकायत नहीं सुनता है हार्ड लाइनर लोग, लेकिन अजीत पवार ने उनके खिलाफ बोला कि ये कटेंगे बटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये शिवाजी की धरती है, ये ज्योतिबा फुले की धरती है, इस तरह की चीजें आप नहीं बोल सकते। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्लियर की कि मुझे मेरा क्या वोट बैंक है, बीजेपी के साथ रहते हैं, आपको इस तरह की पॉलिटिक्स करनी होगी, आप नहीं करते हैं विल बी फिनिश्ड। क्या ये रीजनल पार्टीज को थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन भी वो लैक करती है? जैसे जेडीएस है, जेडीएस बीजेपी के साथ रहती थी पहले, अब एक तरह से लगता है खत्म ही हो गई है, बीजेपी के साथ है। हाँ, तो इनका लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं रखते, 10 साल की 20 साल की, ये थोड़े परिवारवाद में रहते हैं और बस ये देखते हैं कि भाई कैसे सत्ता में रहना है पूरे टाइम। वही बात, सत्ता में देखिए अजीत पवार भी रहते हैं, सत्ता में रहना बुरी बात नहीं है, सत्ता के साथ साथ अपना वोट बैंक को बचाना है। आप बीजेपी के साथ रह के भी बीजेपी से अलग दिख सकते हो, आप कांग्रेस के साथ रह के भी कांग्रेस से अलग दिख सकते हो। ये आपको कैसे दिखना है आपके ऊपर है, अपने वोट को बचाना है। अगर आप ये नहीं करते हो, आप जिसके साथ उसी मर्ज कर जाते हो, तो फिर लोग उसी को वोट कर देंगे, आपको क्यों करेंगे? सही बात है। ठीक है, धन्यवाद इस एनालिसिस के लिए। आगे भी आप हमसे जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।